हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम सभी क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर जो कि है क्या, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, इस रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाले चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसके पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं वो देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है रासायनिक परिवर्तन के बारे में, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, रासायनिक समीकरण के बारे में, अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं किसी रासायनिक समीकरण में या वो अभिक्रिया में, उसको पढ़ना है। फिर अभिक्रियाओं के प्रकार यानी रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं उसको पढ़ना है। फिर हम पढ़ेंगे अपचयन और उपचयन और रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि ये सारी क्रियाएं कौन सी होती हैं। फिर हम पढ़ेंगे संक्षारण और विकृत गंधिता को। दोस्तों, हमारे चैप्टर में सिर्फ इतने ही टॉपिक दिए हुए हैं और इन सभी टॉपिक को बिल्कुल आसान शब्दों में डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर का होगा वो हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, बल्कि एक नई वीडियो में क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। तो आइए अपने टॉपिक को पहले हम शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले देखना है रासायनिक परिवर्तन। देखिए दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, इन दोनों के बारे में हम पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जैसे आपने क्लास 8th में, 9th में या 7th में भी पढ़ा होगा कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन में अवस्था, रंग, आकार, आकृति, इन सभी चीज़ों में अगर परिवर्तन होता है किसी भी पदार्थ के, तो हम कहते थे भौतिक परिवर्तन होता है। लेकिन दोस्तों, अगर सबसे मेन डिफरेंस की बात की जाए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में, तो वो होता है कि भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ जो है वो नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, हमेशा एक नया पदार्थ बन जाता था। तो हम कहते थे कि हमारा रासायनिक परिवर्तन हुआ है। साथ ही जिस पदार्थ से नया पदार्थ बना है, हम दोबारा नए पदार्थ को कुछ भी करके वो पदार्थ नहीं पा सकते थे। यानी कि नया पदार्थ को हम कुछ भी करके पुराने पदार्थ में चेंज या कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन को हम क्या कर सकते थे, नकार सकते थे। यानी कि उस परिवर्तन को हम नकार के पुराने पदार्थ को दोबारा से पा सकते थे। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता था, नया पदार्थ किसी भी दशा में पुराने पदार्थ में परिवर्तित नहीं होता था। तो यानी कि जो नया पदार्थ बनता था वो स्थायी पदार्थ बनता है। यही हमारा रासायनिक परिवर्तन का मेन जो है बात होती थी। तो आपकी बुक में कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि अगर हम दूध को क्या करें कि टेम्परेचर कमरे के ताप पर रख दें, तो होता क्या है कि दूध कमरे के टेम्परेचर पर पड़ा रहेगा तो टेम्परेचर में उतार चढ़ाव होता रहेगा, जिसके कारण क्या होगा, वो दूध फट जाएगा। यानी दूध परिवर्तित हो जाएगा एक फटे हुए दूध में, यानी कि एक नए पदार्थ में बन जाएगा, वो दूध नहीं रहेगा। क्या हम उस फटे हुए दूध से दोबारा दूध को पा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं पा सकते। यानी कि ये क्या हो गया, एक रासायनिक परिवर्तन हुआ। दूसरा क्या हुआ, लोहे की कील को अगर हम खुले में रख देते हैं तो होता क्या है, लोहे की कील में क्या लग जाती है, जंग। अब जंग लग जाती है, अगर लंबे समय तक वो जंग लगती रही तो धीरे धीरे लोहा ही खत्म हो जाता है। उसकी जगह पे सिर्फ और सिर्फ आप जाएंगे देखेंगे तो क्या बचा रहेगा, जंग बचा रहेगा। यानी कि जो लोहा था वो प्रारंभिक वस्तु, अब हम जंग से दोबारा प्राप्त ही नहीं कर सकते। इसी प्रकार भोजन का पचना, ये पकना गलत लिखा हुआ है, पचना, यानी कि जो हम भोजन खाते हैं वो हम खाते हैं, हम तो खाते हैं रोटी, चावल, सब्जी, ये सब चीज़ें खाते हैं। लेकिन उसका एंड प्रोडक्ट वो किस में बदल जाता है, भोजन पचने उचने के बाद, सब कुछ होने के बाद, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है हमारे शरीर में। यानी कि ये भी कि अब हम उस ग्लूकोज से क्या दोबारा रोटी बना लेंगे? क्या नहीं बना सकते ना। रोटी को जो खाए थे वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, तो उसको हम दोबारा नहीं पाएंगे। यानी ये भी क्या हो गया, एक रासायनिक परिवर्तन। इसी प्रकार अंगूर का किण्वन, यानी कि अंगूर के किण्वन से क्या बनता है, तो अंगूर के किण्वन से हमारी बन जाती है शराबें ना। जो शराब होती है वो अंगूर के किण्वन से बनी है। तो क्या उस शराब से हम दोबारा अंगूर पा जाएंगे? बिल्कुल नहीं पाएंगे। यानी नया पदार्थ तो बना, लेकिन हम पुराने को बिल्कुल नहीं पा सकते ना। ये आपको बता दिया है। श्वसन भी क्या होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। कैसे होता है वो आपको इसी वीडियो के आगे टॉपिक में पढ़ने को मिलेगा। यानी कि रासायनिक परिवर्तन में जो प्रारंभिक पदार्थों की प्रकृति होती थी उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होता था, लेकिन वो बदलाव स्थायी होता है। यानी जो नया पदार्थ बना वो स्थायी है, वो दोबारा पुराने पदार्थ में कभी नहीं, किसी भी कंडीशन में वो कन्वर्ट नहीं हो सकता है। यानी कि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के गुण हमेशा के लिए बदल जाते हैं और एक नया पदार्थ बनता है। और यह परिवर्तन कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय, यानी कि इसे दोबारा से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अब आपकी बुक में कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि पहला एग्जांपल दिया है कि मैग्नीशियम रिबन को अगर हम वायु में दहन करें तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपको बताऊं कि अगर मैग्नीशियम रिबन को हमको दहन करना है वायु में, तो सबसे पहले इसको क्या करना होगा, इसे हमें रेगमाल से रगड़कर साफ करना होगा। क्योंकि दोस्तों मैग्नीशियम जो होती है वो बहुत ही क्रियाशील होती है। ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही इसके ऊपर एक परत जम जाती है, किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। क्योंकि ये उससे रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत जमा लेती है, जिसको हम, अगर उस पर ऑक्साइड की परत जमी रहेगी तो हम उसे आसानी से जला नहीं पाएंगे, यानी कि दहन नहीं कर पाएंगे।
तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, उसे रेगमाल से रगड़ कर पहले तो सबसे पहले साफ़ करना होगा, उसके बाद दहन करेंगे। तो दहन करने पे होता क्या है, यहाँ पे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के सफ़ेद से चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। कौन, ये जो रिबन था, यानी कि हमने रिबन को वायु में दहन किया तो क्या बन गया, हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त हो गया जो कि वाइट कलर का था। दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर हम दानेदार जिंक पर अम्ल की क्रिया करें, या तो हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले रहे हैं या फिर आप HCl भी ले सकते हैं। अगर इन दोनों की रिएक्शन हम इस पर कराते हैं तो क्या होता है, या देखिए ये दानेदार जिंक था और ये सल्फ्यूरिक, दोनों क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर देते हैं, यानी एक तीसरा प्रोडक्ट बना देते हैं। और दूसरी, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो दानेदार जस्ता ये तो है हमारा क्या, सॉलिड है, यानी कि कैसा है, ठोस है। और ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ये कैसा है, लिक्विड है। लेकिन ये हाइड्रोजन हमारी क्या बन गई, एक गैस बन गई, यानी कि अवस्था में भी परिवर्तन हो गया है। साथ ही इस रिएक्शन में इतनी ज़्यादा ऊष्मा निकलती है कि ये जो बीकर है इसका भी टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। जब आप इसे छुएंगे तो आपको ये गर्म महसूस होगा। यानी कि इन रिएक्शन में भी क्या हुआ, एक नया पदार्थ बन गया है, एक नया पदार्थ बन गया है, यानी कि हम कहेंगे एक रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो बात आती है कि जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहेंगे कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, हमें उसके कुछ साइन मिलेंगे, जैसे अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास और तापमान में परिवर्तन। ये चीज़ें अगर हमको दिखाई देती तो हम कहेंगे कि यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है जिसके कारण एक नया पदार्थ हमारा बना है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो अभी हमने पुराने एग्जाम्पल में देखा कि जब दानेदार जिंक पर हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन करा रहे थे यहाँ पे, तो ये हमारा क्या बन रहा था, हाइड्रोजन गैस बन रही थी। साथ में इस बहुत सारी ऊष्मा निकलने के कारण ये टेम्परेचर में भी परिवर्तन आ रहा था। तो वही देखिए तापमान में भी परिवर्तन, यानी कि जो फ्लास्क था वो गर्म हो गया। गैस का निकास, यानी कि देखिए हमने क्या किया था, जिंक और HCl, मान लीजिए हम HCl ही ले लेते हैं। जब इन दोनों की रिएक्शन, ये दोनों क्या थे हमारे, ये लिक्विड था, ये कैसा था, सॉलिड था, दानेदार था। तो यहाँ पे क्या बन गया था, हाइड्रोजन बन गया था जो कि कैसा है, गैस, यानी कि गैस का निकास हो गया यहाँ पे। और साथ ही अवस्था में भी परिवर्तन हो गया। ये देखिए ये सॉलिड था, ये कैसा है हमारा, लिक्विड है। और हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, एक गैस बन गई। ठीक है, रंग में भी परिवर्तन, कुछ कुछ रिएक्शन में क्या होगा आपको आगे देखने को मिलेगा, क्या होता है, रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे एक बता ही दे रहा हूँ आपको, जैसे जब आप लोहे को वायु में ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उसका रंग परिवर्तन हो जाता है। लोहा तो कैसा होता है, जिस कलर का होता है, जंग उस कलर का नहीं होता। जब उस पर जंग लग जाता है तो लाल भूरे रंग का होता है, यानी रंग में परिवर्तन हुआ है। तो हम कहेंगे यहाँ भी जरूर कोई ना कोई क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन हुआ है। जब एक रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है ना, तो जब भी यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है डेफिनेशन, जब कोई पदार्थ अकेले या किन्हीं अन्य पदार्थों के साथ, यानी कि कोई भी पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, और क्रिया करके क्या बना लेता है, भिन्न गुणधर्म वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ। यानी वो अकेले है तो भी क्या बना सकता है, एक या एक से ज़्यादा पदार्थ बना सकता है। A+C, मैं यहाँ पे B+C लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, B+C, मान लीजिए एक से ज़्यादा भी बना सकता है, या फिर हो सकता है यही एक से ज़्यादा हो, यानी A+B मिलकर ही क्या बना दें, हो सकता है एक ही पदार्थ बनाए, C। ठीक है, तो जब भी कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके भिन्न गुणधर्म, जरूरी क्या है कि ये जो नया पदार्थ बना है इसका गुणधर्म बिल्कुल भिन्न होगा, यानी कि अलग होगा, किससे, इन दोनों से, यानी जो इधर वाले पदार्थ है इनसे अलग होता है, तभी हम कहेंगे कि एक नया पदार्थ बना है, यानी कि एक रासायनिक परिवर्तन हुआ है। इसका मतलब एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे आप इस एग्जाम्पल में देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के क्या बना रहे हैं, जल बना रहे हैं। अब हाइड्रोजन एक अलग चीज़ है, ऑक्सीजन एक अलग चीज़ है, और जल, यानी कि जो ये दोनों मिलकर क्या बना दिए, जल बना दिए। जल एक बिल्कुल ही नया पदार्थ है, इसका गुणधर्म इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या है, भिन्न है। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये रिएक्शन तो हुई ना, रिएक्शन हुई, हमने तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया कराई थी, तो जल आया कहाँ से, क्या जल वहाँ पहले से मौजूद था या फिर कैसे आया, जल बना तो बना कैसे। तो इसका सीधा सा आंसर है, देखिए कोई भी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो कहीं बाहर से नहीं आता है, ना तो वहाँ पहले से मौजूद रहता है, बल्कि होता क्या है, जिन चीज़ों की रिएक्शन हो रही है, जिन पदार्थों का रिएक्शन हो रहा है, उनके जो बॉन्ड होते हैं, उनके जो आबंध होते हैं, वही क्या होते हैं, टूटते हैं और आपस में जुड़ते हैं, यानी एक दूसरे से इधर उधर जुड़ जाते हैं। ठीक, तो वो क्या करते हैं, जुड़कर एक नए परमाणु बना लेते हैं, नए तत्व बना लेते हैं। ठीक है,
और जिस प्रकार क्या बन जाता है, एक नया का नया पूरा पदार्थ ही बन जाता है। यानी कि अभिक्रिया के दौरान किसी रासायनिक अभिक्रिया में शामिल परमाणुओं, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी परमाणु, जैसे यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं उनके आपसी आबंध टूटेंगे और जुड़ेंगे। यानी कि ये देखिए, इसके जो आबंध थे वो टूटे और दूसरे परमाणुओं के साथ जुड़ गए, जिससे क्या हुआ, नए पदार्थ का निर्माण हो गया है। तो हमेशा याद रखना है कि जो नया पदार्थ बना है वो न तो पहले से वहाँ मौजूद था, न तो कहीं बाहर से आया है, बल्कि कैसे बना है, जो उसमें शामिल पदार्थ थे उनके जो बंध थे वो टूटे हैं और एक दूसरे से जुड़े हैं और जुड़कर नया पदार्थ बना लिए हैं। अब देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया तो हमने समझ ली। तो रासायनिक अभिक्रिया में शामिल क्या होती हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा दो चीज़ें शामिल होती हैं, एक को हम बोलेंगे अभिकारक और दूसरे को बोलते हैं उत्पाद। तो आइए देखते हैं अभिकारक किसको बोलते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रारंभिक पदार्थों को, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले हिस्सा लेने वाले पदार्थ हैं उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, और इन्हीं अभिकारक पदार्थों का क्या होता है, हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। अब बात आती है उत्पाद किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप, यानी जब रिएक्शन हो जाएगी तो रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा, एक नया पदार्थ बनेगा। इन पदार्थों को ही क्या कहते हैं, हम उत्पाद कहते हैं। यानी कि ये जो तीसरा नया वाला जो पदार्थ बन रहा है उसी को बात कर रहे हैं उत्पाद कहने की। ठीक है, अब ये जो नया पदार्थ बना है तो सीधी सी बात है, अभिक्रिया के बाद बना है तो इसका क्या होगा, गुणधर्म पुराने वाले पदार्थ से मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल अलग होगा। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो इसमें और मिल के क्या बना ले रहे हैं, ये दोनों जल बना ले रहे हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये अभिक्रिया में यही हिस्सा लेने वाले हैं, यही दोनों क्या हैं, अभिक्रिया में हिस्सा लिए हैं। तो जो अभिक्रिया में भाग लिए हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अभिकारक करते हैं। और अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बना क्या है, तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमारा बना क्या है, तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमारा बना है जल ना। और ये एक नया पदार्थ है, इसका गुणधर्म इन दोनों से बिल्कुल अलग है। यानी जल का गुणधर्म हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग है, इसलिए जल क्या हुआ, हमारा उत्पाद। यानी इधर है हमारा अभिकारक, ये हमारा क्या है, अभिकारक है, और इधर क्या है, उत्पाद है। समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है, हमने रासायनिक अभिक्रिया समझ ली, हमने अभिक्रिया में कौन कौन से चीज़ें शामिल होती हैं, यानी कि अभिकारक और उत्पाद भी समझ लिए। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक, अगर हम रासायनिक अभिक्रिया को, हमको कहीं पे मान लीजिए लिखना हुआ, रासायनिक अभिक्रिया को लिखना हुआ, तो क्या हम ऐसे लिखेंगे पूरा कहानी की तरह कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऐसे पूरा हिंदी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर या अभिक्रिया करके जल का निर्माण करते हैं, नहीं। तो मान लीजिए छोटी सी रिएक्शन थी, बहुत सारी रिएक्शन बड़ी बड़ी होती हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, बल्कि जो अभिक्रियाएं हैं उनको हम समीकरण के रूप में लिखने का कुछ तरीका होता है, उन तरीकों का इस्तेमाल करके उसे समीकरण के रूप में लिखेंगे ताकि हम आसानी से लिखें। जैसे यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, हम हाइड्रोजन को यहाँ पे शॉर्टकट में लिखे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर जल, ये एक शब्द समीकरण है। कैसा समीकरण है, शब्द समीकरण। यानी कि हम अभिक्रिया को पूरा न लिख के उसके शब्दों में लिखेंगे तो ये हो जाएगा शब्द समीकरण। अब बात आती है, क्या हम हमेशा शब्द में लिखेंगे पूरा ऐसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नहीं। हमारे पास और भी इसको संक्षिप्त में लिखने के एक तरीका है कि ये जो अभिकारक और उत्पाद है, हम इनके रासायनिक सूत्र और इनके प्रतीक लिख दें। जैसे हमारा हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, हाइड्रोजन कैसे लिखते हैं, H2, ऑक्सीजन कैसे लिखेंगे, O2, और जल को कैसे लिखते हैं, वाटर यानी H2O। तो हम जब अभिकारक और उत्पाद को उनके प्रतीक चिन्हों से लिखेंगे, प्रतीक चिन्हों से, और या रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके लिखेंगे, तो हम क्या कहेंगे कि हम एक रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं। और हमेशा याद रखना है, रासायनिक समीकरण होता क्या है, एक अभिक्रिया ही होती है। हम रासायनिक अभिक्रिया को शॉर्टकट में लिख रहे हैं, जिसे हम नाम दे रहे हैं समीकरण का। तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में शामिल अभिकारकों तथा उत्पादों के प्रतीक चिन्हों, यहाँ पे लिखा है प्रतीक चिन्हों। अब देखिए यहाँ पे और रासायनिक सूत्रों, यानी कि कभी कभी हमें रासायनिक सूत्र के नीचे जो का रहेगा किसी का प्रतीक रहेगा। जैसे अब कार्बन है ना, तो कार्बन का रिएक्शन अगर हम कहीं कराएंगे तो इसका रासायनिक सूत्र इसका थोड़ी होता है, इसका तो प्रतीक होता है ना कार्बन, तो हम सी लिखेंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा है इसका प्रतीक चिन्ह भी रहेगा, यानी कि कार्बन भी लिख सकते हैं, या फिर कोई रासायनिक सूत्र, जैसे जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, तो उसका यूज करके हम क्या करेंगे, उस रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखेंगे और इसे क्या कह देंगे, एक रासायनिक समीकरण। अब दोस्तों बात आती है रासायनिक समीकरण को लिखते समय कुछ चीज़ें हमें ध्यान भी देनी होती है, जैसे कि हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ना,
ये दो ही साइड में लिखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा अभिकारक को लिखेंगे, अभिकारक को लेफ्ट हैंड साइड में और उत्पाद को आगे लिखेंगे, और इन दोनों के बीच में क्या लगाएंगे, एक तीर का निशान लगाएंगे। अब दोस्तों बात आती है, कभी कभी अभिकारक और उत्पाद अकेले रहेगा, कभी कभी एक से ज़्यादा रहेगा। तो जब अकेले रहेगा तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ए और ये तीर का निशान लगाया और उत्पाद को मान लीजिए बन गया बी, ऐसे लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी होगा अभिकारक एक से ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, ए प्लस बी, यानी एक अभिकारक और ये प्लस का निशान लगा के दूसरा अभिकारक लिख दिए, और उससे भी ज़्यादा हुआ तो एक प्लस का निशान और लगाएंगे, तीसरे को भी लिख देंगे। और इधर जितना प्रोडक्ट बनेगा, अगर अकेले बना है तो ऐसे लिख दिए, एक इससे भी ज़्यादा बना है तो हम फिर यहाँ भी प्लस लगाएंगे और यहाँ पे नया वाला उत्पाद लिख देंगे। यानी कि दो अभिकारक और दो उत्पादों के बीच हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, हमेशा याद रखना है, ठीक। और ये जो तीर का निशान है दोस्तों, ये तीर का निशान हमें बताता है अभिक्रिया की दिशा, यानी कि ये अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। साथ ही ये बताता है कि जो अभिकारक है, ये हमारा जो अभिकारक है ये उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। कभी कभी दोस्तों हमको ऐसे दोनों साइड वाले निशान मिल जाएंगे, ऐसे कुछ अभिक्रियाओं में आपने देखा होगा ऐसी वाली अभिक्रिया, यानी कि इसमें रिएक्शन किस दिशा में हो रही है, तो दोनों तरफ में हो रही है, ठीक है। और कभी कभी दोस्तों होता क्या है, कुछ रिएक्शन को कराने के लिए हमें जो है क्या करना पड़ता है, बहुत सारा टेम्परेचर देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी रिएक्शन को कराने में हमें 300 डिग्री का टेम्परेचर देना पड़ा, ठीक है, 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ा, तब वो रिएक्शन हो रही। किसी में बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ा, और कुछ रिएक्शन ऐसी हुई जिनको कराने के लिए मान लीजिए हमको सनलाइट देनी पड़ रही है। कुछ रिएक्शन ऐसी हो गई जिसमें रिएक्शन को फास्ट बहुत स्लो चल रही है, तो उसको हमको तेज़ से बढ़ाने के लिए, या फिर रिएक्शन कभी कभी शुरू नहीं हो रही तो उसको शुरू करने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, उत्प्रेरक भी देना पड़ता है। तो हम इन चीज़ों को भी दर्शाते हैं अपने रासायनिक समीकरण में, और इन चीज़ों को लिखते कहाँ हैं, यहाँ तीर के निशान के ऊपर, यहाँ पर हम कहीं इसको लिख देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, दो या अधिक अभिकारक या उत्पाद होने पर बीच में प्लस का निशान लगाते हैं। तीर के निशान अभिक्रिया की दिशा तथा अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन को दर्शाता है, और कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे ताप दाब उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। ये चीज़ें आप समझ गए हैं। अब इसके बाद और क्या हमें ध्यान देने वाली चीज़ें होती हैं दोस्तों, जो हमारे अभिकारक और उत्पाद होते हैं उनको हमें भौतिक अवस्था, यानी कि वो किस कंडीशन में है, वो ठोस हैं, द्रव हैं या गैस हैं, उनके भी प्रतीक लिखे जाते हैं। जैसे ठोस रहेगा, अगर कोई हमारा अभिकारक या उत्पाद ठोस हुआ तो उसको हम ब्रैकेट में यस लिख देंगे, यानी कि सॉलिड। अगर वो द्रव रहा तो ब्रैकेट में एल लिख देंगे, लिक्विड। अगर वो गैस है तो ब्रैकेट में जी। अगर वो जलीय है यानी कि एक्वस है तो AQ। इसी के साथ अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट, जैसे हाइड्रोजन बन रही है, हाइड्रोजन तो एक गैस है, जब गैस बनेगी तो हम प्रोडक्ट में क्या लिख देंगे, ऐसे जी, यानी कि निकल रही है, गैस निकलने का संकेत है कि तीर का निशान ऊपर। अगर हमारा कभी कभी ठोस अवक्षेप बन जाता है तो वो ठोस अवक्षेप को हम कैसे दिखाएंगे, ऐसे तीर का निशान नीचे कर दिए ना। तो ये सारे कुछ प्रतीक होते हैं जिनको हमें अभिकारक और उत्पाद के साथ में लिखना होता है। चलिए देखते हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन किस में है, हाइड्रोजन गैस होती है, हम सभी को पता है, तो ये उसका गैस लिखा हुआ है जी। ऑक्सीजन कैसी होती है, ऑक्सीजन भी गैस होती है, तो ये देखिए उसके बगल में ब्रैकेट में जी लिखा हुआ है। अब वाटर हम सभी को पता है लिक्विड होता है, यानी द्रव होता है, तो ये देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है। ये दूसरे रिएक्शन में आप देखिए सिल्वर नाइट्रेट, ये एक्वस लिखा हुआ है ना, तो और सोडियम क्लोराइड ये भी एक्वस लिखा हुआ है। AgCl, आप यहाँ ध्यान से देखिए तो AgCl कैसा लिखा है, सॉलिड लिखा है, साथ में ये तीर का निशान भी लगाया है। तीर का निशान लगाने का मतलब अभी हमने आपको बताया था, ठोस अवक्षेप का निर्माण, यानी ठोस अवक्षेप का संकेत है। देखिए ये ठोस है और ये तीर का निशान क्या कर रहा है कि ये ठोस तो है साथ ही अवक्षेप भी है ना। ये देखिए सिल्वर, ये NaNO3, ये क्या है, एक्वस है। अब देखिए बात आती है, क्या इतनी चीज़ों से ही हमारा रासायनिक समीकरण लिखना सही माना जाएगा, तो आंसर है बिल्कुल नहीं। हमें और क्या करना होगा, रासायनिक समीकरण को हमेशा संतुलित करना होगा। बात आती है कि हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित लिखना ही क्यों है, संतुलित करना ही क्यों है, तो इसकी आवश्यकता क्या है। तो हमने एक नियम पढ़ा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश। यानी जो कोई एक रिएक्शन हो रही है, ए मान लीजिए ये रिएक्शन हो रही है, ए परिवर्तित हो रहा है सी में, इसमें नया ना तो कोई द्रव्यमान का यहाँ से नुकसान हो रहा है, ना तो ये जो द्रव्यमान बन रहा है विनाश, मतलब कहने का मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश। यानी कि अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले जितना द्रव्यमान था, रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी उतना ही द्रव्यमान होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जितने भी परमाणुओं की संख्या है और इधर जो परमाणुओं की संख्या होगी, दोनों क्या होनी चाहिए, हमेशा बराबर होनी चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तभी हम कहेंगे कि हमारा एक समीकरण संतुलित है।
यानी यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया से पहले तथा बाद में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की कुल संख्या हमेशा क्या होती है, समान होती है। इसलिए हमें रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित कैसे करते हैं, और साथ ही पहले ये देख लेते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा कभी कभी लिखने को आ जाती है। तो आप लिखेंगे क्या, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में मौजूद प्रत्येक तत्व, यानी अभिकारक ये है हमारा और उत्पाद ये है, दोनों में मौजूद जितने भी तत्व हैं, दोनों में मौजूद, यानी अभिकारक हमारा ये है और उत्पाद हमारा ये है, दोनों में मौजूद जितने भी तत्व हैं उनके क्या होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, संतुलित, यानी कि बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो बराबर कैसे होंगे वो हमको करना पड़ेगा, अगर नहीं होगा तो चलिए देखते हैं इसमें बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पे क्लोरीन के 2 परमाणु हैं। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ भी देखिए ये दो दोनों के साथ माना जाए, क्योंकि ये 2 क्या है, गुणांक है। आप ऐसा समझिए, 2 ऐसे लिखा हुआ है ना, आप ऐसा समझिए, यानी कि इस 2 को हाइड्रोजन में भी माना जाएगा और क्लोरीन में भी माना जाएगा, यानी कि यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन 2 है। तो ये हमारा एक क्या है, इसके दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है। तो ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसमें देखेंगे, इसमें एक है जिंक, यहाँ भी एक है जिंक, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ठो है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ये भी हमारा संतुलित है। यहाँ पे सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। तो ये भी हमारा समीकरण कैसा है, संतुलित है। नीचे वाली एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे देखिए तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है ना, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन क्या है, 1 है। तो क्या हम इसे संतुलित बोलेंगे? नहीं, ये हमारा जो है असंतुलित है, यानी कि ये संतुलित समीकरण नहीं है। तो इसे हमें क्या करना है, ऐसे ही लिखा रहेगा? नहीं, ऐसे ही नहीं, इसको छोड़ना है। इसको क्या करना पड़ेगा, हमें संतुलित करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं हम संतुलित कैसे करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो हमें गुणांकों का उपयोग करके, यानी कि जो गुणांक होते हैं, ठीक है, गुणांकों का उपयोग करके सूत्र को बदलना है। जैसे ये सूत्र है ना, तो हमें इसके गुणांक का उपयोग करना है, यानी इसका गुणांक अभी कितना है, 1। तो 1 का गुणा 1 में गुणा करना है। जैसे अगर हमको यहाँ 2 लिखना हुआ तो हम यहाँ पे 2, 1 × 2, यानी कि यहाँ पे फाइनल हम लिखते हैं 2 हो जाएगा। ऐसे लिखना है, ना कि किसी को ये करना है। मान लीजिए ऑक्सीजन हमको 2 करना है, मान लीजिए, चलिए ऑक्सीजन हमको 2 करना है, तो ये नहीं कि हम यहाँ पे 2 लगा दें, तो ये तो H2O2 हो गया, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें किसी भी समीकरण के जो उसके तत्व हैं या यौगिक, उनके सूत्र बिल्कुल भी नहीं बदलने हैं। ठीक है, तो हम हमेशा गुणांक का उपयोग करेंगे। तो चलिए पहले संतुलित करना सीखते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक एक तत्व को हम संतुलित करेंगे, यानी कि एक एक परमाणुओं को गिन के संतुलित करते जाएंगे। पहले यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन, ये तो आसान सी है, पहले मैं आपको इससे बता दे रहा हूँ। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2 है, तो यहाँ भी 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन हमारा बैलेंस है, संतुलित है। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 2 हैं ना, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो हम किस में बढ़ाएंगे, सीधी सी बात है, जहाँ कम है तो यहाँ क्या यहाँ लिखेंगे, नीचे नहीं, यहाँ नहीं लिखेंगे, बल्कि हम 2 को हमेशा यहीं बढ़ाएंगे ना। तो ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन में भी तो बढ़ गया, तो हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया, 2 और 2 ये, यानी कि 4 हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पे 2 ही है, तो हम इसको 4 कैसे करेंगे, 2 है, तो ये देखिए हम गुणांक बढ़ा दिए। इसका गुणांक अगर हम यहाँ 2 कर दिए तो 2 और 2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन। ये हमारा क्या हो गया, एक बैलेंस रिएक्शन हो गई, यानी कि संतुलित समीकरण हो गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो Mg 1 है और लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो यहाँ पे देखें Mg तो 1 है लेकिन ऑक्सीजन अकेला है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 2 लगा दिए। अब यहाँ पे दोस्तों अगर जैसे ही 2 लगाए तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन साथ ही Mg भी 2 हो गया। तो इधर हमको Mg को 2 करना होगा, तो कैसे करेंगे, Mg से पहले 2 लगा देते हैं। कोई ये नहीं करेगा Mg2, ऐसे नहीं, यहाँ 2 नहीं लगाना है, हमेशा कहाँ लगाना है, गुणांक के रूप में पहले ही लगाना है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन अकेला है और हाइड्रोजन 3 है, यानी इन दोनों को ही हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2, यानी कि 2 नाइट्रोजन, ये 2 नाइट्रोजन, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन अब कितने हो गए, इसमें हाइड्रोजन हो गए 2 का गुणा किए 2 और 3। देखिए आसान, आपको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि कैसे मैं काउंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ NH3 ना, n के नीचे आप समझिए तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 लिखा। और यहाँ पे हमने जब 2 लिखा तो इस 2 और 1 का हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, यानी इस 2 और 1 का गुणा कर रहे हैं। तो हमारा नाइट्रोजन हमको पता चल रहा है कितना है, 2 × 1, यानी कि नाइट्रोजन 2 है। ऐसे ही सेम 2 और 3 का जब हम गुणा करेंगे तो हमको हाइड्रोजन पता चलेगा कि हाइड्रोजन 2 और 3 का गुणा किए तो हाइड्रोजन 6 हो गया, ऐसे मुझे पता चल रहा है। ठीक है, तो आप देखिए तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है। तो हम यहाँ पे किसका गुणा करें कि हमारा हाइड्रोजन क्या हो जाए, 6 हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम 3 का गुणा कर दें तो 3 × 2 = 6, यानी कि ये हमारा हो गया बैलेंस एक रिएक्शन।
ठीक है। अब आइए कुछ बड़े समय, अब हमको कुछ ये तो सिंपल से एग्जाम्पल थे, कुछ हम बड़े एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ आपके सामने एक समीकरण। अब यहाँ पे आप हर तत्व को गिन के इसी लाइन में आप नहीं बैलेंस कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले अगर मैं बताऊँ तो आप जो एक एक यौगिक जो लिखा है पहले उसी साइड उसको नीचे से, ये अभिकारक वाला है तो आप यहाँ पे लिख लीजिए ना। और कैसे लिखना है, अलग करके उसके सभी जो परमाणु है उसको अलग कर दीजिए। जैसे वाटर में हाइड्रोजन 2 था, ऑक्सीजन 1 है, तो मैंने अलग कर दिया। Fe में Fe अकेले था तो अकेले लिख दिया। ऐसे ही इधर Fe3O4 है तो ये इस साइड है तो इधर ही लिखेंगे, ठीक। तो ऐसे हम लिख के ये ब्रैकेट लगा लेते हैं, यानी कि सभी यौगिक, पहले हमने यौगिक के तत्वों को अलग करके एक एक ब्रैकेट में कर लिया है, यानी कि ये समझिए तो इनका एक एक घर मैंने बना दिया ना। अब हमको देखना क्या है कि कौन से यौगिक में, यानी कि किस यौगिक में सबसे ज़्यादा जो है वो हैं परमाणु हैं। सबसे ज़्यादा परमाणु कहाँ पे हैं, तो आप देखेंगे Fe3O4 यहाँ पे ही है, 4 और 3 7 हैं ना, और बाकी सब में इससे तो कम ही है। तो हम सबसे पहले उसी को बैलेंस करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा परमाणु होंगे। अब इसमें भी देखना है किस तत्व में सबसे ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑक्सीजन 4 है ना, तो हम पहले ऑक्सीजन को ही बैलेंस करते हैं। इधर ऑक्सीजन 4 है और कहीं है नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो हम क्या करें, इसको 4 करने के लिए इसमें किससे गुणा करें, 4 से ना। तो ये ऑक्सीजन तो 4 हो गया, यानी हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन हमारा क्या गड़बड़ा गया है, हाइड्रोजन जो यहाँ पे पहले 2 था तो यहाँ भी कितना हो गया है 8, 2 चौके 8। तो हम 8 हाइड्रोजन कैसे करेंगे, यहाँ भी हम 4 लगा देंगे ना, तो 4 दूनी 8। अब हमारे पास हाइड्रोजन भी बैलेंस है, अब गिनिए हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस है। अब Fe को देखते हैं, Fe यहाँ पे कितना है 3 है, लेकिन Fe यहाँ पे तो 3 है, लेकिन यहाँ पे Fe कितना है हमारे पास 1 ही है। तो ये क्या करेंगे हम यहाँ पे 3 का निशान, यानी कि 3 का गुणा कर दिए, ठीक। और कुछ हमको बैलेंस करना है नहीं। तो चलिए ये हमारा हो गया बैलेंस इक्वेशन। अब हमको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है ना, हमने जो जिसमें जिस गुणांक का गुणा किया है वो अपने समीकरण में उसका गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Fe में 3 का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। इसमें हमने क्या किया 4 का, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 4 का। इसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसमें हमने क्या किया है 4 का मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे हम देखिए 4 का मल्टीप्लाई कर दिए। अब जाके ये हमारा रिएक्शन क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। दोस्तों अगला टॉपिक शुरू करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो दोस्तों इसमें हमें सबसे पहला है पढ़ना संयोजन अभिक्रिया। दोस्तों अगर संयोजन अभिक्रिया की बात करें तो इसके नाम से ही पता चल रहा है जिसमें जुड़ने की बात हो रही है, यानी कि इसमें जो अभिकारक हैं वो जुड़कर एक प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी कि जुड़कर एक उत्पाद बनाएंगे। अब जुड़ेंगे तो अकेले तो जुड़ेगा नहीं, सीधी सी बात है, 2 रहेगा या उससे ज़्यादा। तो हम मानते हैं अभी यहाँ पे क्या है 2 अभिकारक हैं हमारे पास और ये जुड़कर एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं। हमेशा याद रखना है कि संयोजन अभिक्रिया में एक ही उत्पाद बनेगा, एक से ज़्यादा कभी नहीं बनेगा। तो आइए इसके डिफिनीशन पढ़ाते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक ना, 2 हो सकता है मिनिमम, तो 2 होगा ही, उससे ज़्यादा भी हो सकता है ना अभिकारक, और मिलकर क्या बनाएंगे, हमेशा एक सिंगल उत्पाद, एक से ज़्यादा नहीं होगा कभी भी। एक से ज़्यादा उत्पाद अगर बन गया तो आप समझ जाओ वो क्या है, संयोजन अभिक्रिया तो नहीं है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, कोयले का दहन। देखिए यहाँ पे हमारा एक कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। दहन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना, यानी कि कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन, यानी कि एक अभिकारक हमारा ये है, दूसरा अभिकारक ये है, दोनों जुड़कर क्या बना दिए हैं, एक सिंगल उत्पाद बनाए हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया। ऐसे ही जल निर्माण की बात करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि 2 अभिकारक मिलकर एक सिंगल उत्पाद बना रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। दोस्तों इसको पहचानना बिल्कुल ही आसान है और परिभाषा भी बिल्कुल आसान है। अगली रिएक्शन है हमारा वियोजन अभिक्रिया ना, वियोजन, इसका भी नाम से ही पता चल रहा है, वियोजन यानी कि अलगाव वाली रिएक्शन है ना। तो इसमें भी होता क्या है, इसमें जैसे वहाँ पे एक उत्पाद बनता था, यहाँ पे होता क्या है, एक ही अभिकारक रहता है और वो टूट जाता है किसमें, कम से कम 2 या उससे ज़्यादा उत्पाद में ना। अभी टूटेगा तो ऐसे ही नहीं टूट जाएगा ना, ये टूटेगा तो ऐसे ही नहीं टूट जाएगा, इसके लिए आपको ऊष्मा देनी पड़ सकती है, ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा पाता है तभी टूटता है, ठीक है। तो इसकी डिफिनीशन देखते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकारक, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है, एकल अभिकारक होता है, वो ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा पाकर क्या करता है, 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कह देते हैं, वियोजन अभिक्रियाएँ कह देते हैं।
अब बात आती है वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार की। तो वियोजन अभिक्रियाओं के अभी प्रकार क्या, हमको यही तीनों प्रकार है, ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा। तो ऊष्मीय वियोजन यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा पाकर एकल अभिकारक, यानी कि इसमें क्या होता है, एक अभिकारक जो होता है वो ऊष्मा पाकर दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कह देंगे, ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है क्या, फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल होता है का, जो जलीय क्रिस्टल होता है उसका जल का त्यागना। ये देखिए आपने फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है, ये जलीय फॉर्म में है ना, इसमें जलीय, ये देखिए 7H2O जो लिखा हुआ है, यानी कि ये क्या है, इसका क्रिस्टल है। इसका दोस्तों अगर रंग की बात करें तो ये हरे रंग का होता है। किस रंग का होता है, हरे रंग का होता है। जब इसमें देखिए ये हमने क्या किया, इसको हीट दिया है तो ये क्या हो गया है, फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और किसमें, सल्फर ट्राइऑक्साइड ना, इसमें टूट गया, साथ ही क्या बनाया है, जल। यानी कि अभी हमने आपको बताया वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, ये सिंगल अभिकारक था जो कि टूट गया है, यहाँ पे दो ही में नहीं टूटा है, चार अभिकारक में, चार उत्पादों में टूटा हुआ है ना। और इसमें होता क्या है, जब इसको हम गर्म किए तो जो हमारा फेरस सल्फेट था उसका जो क्रिस्टल था ये अपने जल को त्याग देता है, जिसके कारण इसका जो हल्का हरा रंग होता है, इसका रंग जो होता है वो परिवर्तित होता है। ठीक, उदाहरण है कि कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देना। देखिए दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट यानी जो चूना पत्थर होता है, जब हम उसे क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं, यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हीट किया है, हीट किया है तो वो क्या होता है, बिना भिजे हुए चूने यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वो टूट जाता है। ये भी कैसे होता है, गर्म करने से ही होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट था चूना पत्थर, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में टूटता है और साथ ही साथ किस में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है दोस्तों, इसका नाम होता है बुझा हुआ चूना। इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, तो सीमेंट फैक्ट्री में इसका यूज होता है सीमेंट बनाने के लिए। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है दोस्तों इस ऊष्मीय वियोजन का, वो क्या है, लेड नाइट्रेट चूड़ को ऊष्मा देना। देखिए लेड नाइट्रेट जो चूड़ है, जब हम उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो ये किस में टूट जाता है, लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ना। ये देखिए आप, ये क्या हुआ है, इसमें टूट गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए होता क्या है कि ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये भूरे रंग की एक क्या होती है, हमारी गैस होती है। ये गैस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसका रंग पूछा जाता है कभी कभी तो ये भूरा रंग होता है। ठीक है, ये भूरे रंग की गैस होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, अब जो हमारा वियोजन अभिक्रिया पढ़ रहे थे उसमें हमने ऊष्मीय वियोजन पढ़ लिया, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा पाकर जो है वो क्या होती है, टूटता है ना। लेकिन अब हम प्रकाश, यानी कि प्रकाश द्वारा भी वियोजन होता है। तो प्रकाश में किस प्रकाश की बात होगी, सूर्य के प्रकाश की। तो चलिए एग्जाम्पल वो परिभाषा देखते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पाकर कोई अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। पहला एग्जाम्पल है श्वेत सिल्वर क्लोराइड, यानी ये जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है ये श्वेत सफ़ेद रंग का होता है जब इसमें सनलाइट, यानी कि यहाँ पे ऐसा लिखेंगे सनलाइट, जब इस सनलाइट पाता है तो इससे सिल्वर और क्लोरीन जो होता है दोनों अलग होता है। क्लोरीन हमारी गैस होती है और सिल्वर जो होता है वो धूसर या भूरे रंग का हो जाता है, यानी जो सफ़ेद रंग का था वो भूरे रंग का पदार्थ बन गया। अब देखिए ऐसे सिल्वर ब्रोमाइड जो कि पीले रंग का होता है, जब इसमें भी सनलाइट से रिएक्शन होती है तो क्या होता है, धूसर रंग का हो जाता है, यानी कि क्योंकि ये सिल्वर जो होता है धूसर रंग का ही होता है और यहाँ से ब्रोमीन गैस निकल जाती है। इसीलिए दोस्तों इन दोनों का, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का यूज हम कहाँ पे करते हैं, श्याम श्वेत फोटोग्राफी, यानी कि जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है उसमें करते हैं। दोस्तों अगर उसमें वियोजन की मैं बात, प्रकाशीय वियोजन की बात करूँ तो आपने बहुत सारी दवाओं के बॉटल देखे होंगे, उनके कंटेनर जो होते हैं वो दवाएं की कंटेनर जो होते हैं वो किस रंग के होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, ब्लैक कलर का होता है, उसके अंदर ये दवाएं रखी होती हैं। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ये ब्लैक कलर क्या करता है, सूर्य की किरणों को इसके अंदर जाने से रोकता है। अगर ये अंदर चली गई तो इसमें क्या कर देगा, ये प्रकाशीय वियोजन कर देगा। इसलिए उस पर बॉटल पे कॉशन भी लिखा होता है कि आपको इस बॉटल को सूर्य के प्रकाश में नहीं रखना है, डार्क में रखना है, यानी कि अंधेरे में कहीं रखना है। तो चलिए अगला देखते हैं विद्युत वियोजन। सेम है बिल्कुल आसान सा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा, अब जैसे वहाँ पे प्रकाशीय वियोजन में सनलाइट का यूज हो रहा था, वैसे ही उसमें विद्युत वियोजन में क्या होगा, विद्युत धारा के प्रभाव से कोई अभिकारक दो या अधिक उत्पादों में टूट जाएगा, और ऐसी अभिक्रियाओं को विद्युत वियोजन अभिक्रियाएं हम क्या कहेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है वो होता है जल का विद्युत वियोजन, यानी कि जल जो होता है, जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में टूट जाता है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना होता है, देखिए कैथोड और एनोड ये सारी चीज़ें बनाएंगे
उसमें हमको नहीं जाना है। ठीक है, हम क्या देखते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में टूटा है, तो हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है वो ऑक्सीजन से 2 गुनी होती है। ये हमारा प्रश्न होता है कि जो हाइड्रोजन की मात्रा होती है वो ऑक्सीजन से 2 गुना, यानी कि हाइड्रोजन 2 गुना होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जल का जो अणु होता है, हाइड्रोजन इसमें क्या होता है? 2 गुना होता है। नहीं, ठीक है, 2 गुना होता है, इसलिए इसकी मात्रा भी 2 गुनी हमारी बनती है। ठीक है, चलिए इसको आप देख लीजिएगा। अगला है हमारा तीसरा एग्जाम्पल है। देखिए उसके वियोजन अभिक्रियाओं के हमने तीनों प्रकार पढ़ लिए, उष्मीय, प्रकाशीय और वैद्युत वियोजन, तीनों पढ़ लिए। अब हमारा तीसरा जो अभिक्रिया है वो है विस्थापन अभिक्रिया। इसके नाम से ही पता चल रहा है विस्थापन, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसफ़र हो जाना ना, ये विस्थापन, किसी न किसी चीज़ का अपना स्थान छोड़ना ना। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ये परिभाषा देखते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यानी कि जैसे अगर हम बात करें, यहाँ ए और बी की रिएक्शन हो रही है और यहाँ पे सी और डी कोई नए प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो ये बी जो इसमें से ज़्यादा ताकतवर होगा, यानी कि केमिस्ट्री की भाषा में क्या है कि जो ज़्यादा क्रियाशील होगा वो उसको दूसरे को हटा देगा। मान लीजिए ए कमज़ोर है, बी ताकतवर है, तो बी क्या करेगा, इसको यहाँ से, ए को यहाँ से क्या करेगा, हटा देगा। ए जिसके साथ यहाँ जुड़ा रहेगा और बी खुद जाकर वहाँ जुड़ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए फेरस, इस रिएक्शन में हम देखते हैं जब हम Fe और CuSO4 की रिएक्शन करा रहे हैं तो हो क्या रहा है, ये Fe क्या कर रहा है, यहाँ Cu को क्या कर रहा है, यहाँ से बाहर का रास्ता दिखा दे रहा है और खुद जाके यहाँ पे जुड़ जा रहा है। आप देखिए यहाँ पे FeSO4 के साथ क्या हो गया, जुड़ गया। ठीक है, और यहाँ से कॉपर को इसने अलग कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो कम क्रियाशील था किससे, फेरस से। फेरस जो है वो है, क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो कम क्रियाशील है किससे, Fe से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, ये Pb और CuCl2 की। ठीक है, तो Pb क्या कर रहा है, यहाँ से Cu को बाहर कर दे रहा है ना, Cu को बाहर कर दे रहा है। देखिए ये Cu बाहर हो गया और Pb क्या हो रहा है, Cl2 के साथ खुद जुड़ जा रहा है, यानी कि ये कौन सा रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे आप, जिंक जो है वो क्या कर रहा है, इसने भी कॉपर को भगा दिया है और खुद जुड़ गया। ये देखिए जिंक सल्फेट बना लिया है और कॉपर यहाँ से क्या हो गया है, अलग हो गया। यानी कि इसमें विस्थापन अभिक्रियाओं में जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से, जैसे यहाँ पे कॉपर कम क्रियाशील था और इसका यौगिक क्या था, कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटाता है और सल्फर के साथ कौन जुड़ जाता है, खुद ही जुड़ जाता है, जिंक। ठीक है, चलिए दोस्तों अगली अभिक्रिया देखते हैं, वो क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों इसकी परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, दो आयन, ठीक है, यानी कि HCl के आयन और NaOH इन दोनों के आयन जो है वो टूटेंगे, फिर ये आयन क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से Na और यहाँ से Cl ना, Cl माइनस होता है और Na प्लस होता है। ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों के आयन, ये दोनों आपस में जुड़ गए ना और NaCl बना लिए, और साथ में यहाँ से ये H और OH ये दोनों मिल के क्या बना लिए, H2O बना लिए। तो यहाँ पे दो जगह से विस्थापन हुआ है और दो अलग अलग अभिकारकों के जो आयन थे वो आपस में जुड़कर दो नए प्रोडक्ट बना लेते हैं। इनको हम क्या कहेंगे, उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब दोस्तों अभी हम देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। तो जिन रासायनिक अभिक्रिया में किसी अवक्षेप पदार्थ का निर्माण होता है वो क्या कहलाती है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई न कोई अवक्षेप पदार्थ बन जाएगा। अब अवक्षेप क्या होता है, तो अवक्षेप होता है जैसे एक सॉलिड होता है जो कि जल में वैसे ही पड़ा रहता है। ठीक है, जब हम सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। ये देखिए वाइट सफ़ेद कलर का अवक्षेप बन गया, ये तीर का निशान भी लगा है जो बता रहा है क्या, ये अवक्षेप है, और सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, ये अवक्षेपण अभिक्रिया हो गई। ठीक है, अब बात आती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो परिभाषा देखते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो जब ऊष्मा उत्पन्न होगी उन अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे हम लोग, ऊष्माक्षेपी, यानी कि ऊष्मा का क्षेपण कर रही हैं, यानी कि ऊष्मा को निकाल रही हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, जब प्राकृतिक गैस को यानी कि मीथेन को हम जला रहे हैं ऑक्सीजन से, जलाने का मतलब होता है, दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया कराना, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन गया और साथ में बहुत सारी ऊष्मा क्या है वो बाहर निकल रही है। अब देखिए बिना बुझे हुए चूने की जल से क्रिया। दोस्तों बिना बुझा हुआ चूना ये है, आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड ना,
जब इसकी जल से क्रिया होती है तो क्या बन जाता है, आपने देखा भी होगा, जो चूना हम मार्केट से लाते हैं वो यही तो रहता है। जब इसको हम जल में डालते हैं तो क्या होता है, बुलबुले जैसा, फिर उसमें से भाप निकलती है बहुत सारी, यानी कि वो हीट निकलता है। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझे हुए चूने में, ये जो बिना बुझा हुआ चूना था ये बुझा हुआ चूना है ना, इसी को तो हम ले जाकर अपने दीवारों पर सफ़ेदी करते हैं। एक चीज़ इसकी खास बात आपको बता दें दोस्तों, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है यानी कि जो बुझा हुआ चूना होता है, जब हम इसको अपनी दीवारों पर पेंट करते हैं, जब दीवारों पर पुताई करते हैं तो 2-3 दिन बाद आप देखेंगे पेंट करते समय तो वो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि क्या हाँ पेंट हुआ है, लेकिन 2-3 दिन बाद उसमें बहुत अच्छी खासी चमक आ जाती है। ठीक है, तो होता क्या है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये जो होता है ये वायुमंडल में जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्शन करके क्या बना लेती है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। ठीक, और इसी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण 2 दिन बाद जब ये बनता है तब जाकर उसमें सफ़ेदी आपको चमक दिखाई देती है। और दोस्तों अगर आपको याद हो तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि संगमरमर का जो फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है, वो भी यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, अगला देखिए, ये आपको दिया है कि श्वसन क्या होता है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, यानी कि श्वसन में भी क्या होती है, बहुत सारी ऊष्मा निकलती है, ये तो आपको पता ही है। जब हम श्वसन लेते हैं तो होता क्या, हमारी कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन है, जो कोशिकाओं की ऑक्सीजन है वो क्या करती है, जो हमारे अंदर ग्लूकोज है उससे रिएक्शन करती है और क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है, जल निकालती है, और हमें यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा नहीं है ATP की फॉर्म में हमें क्या करती है, बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न करके देती है, जिससे हम अपना दैनिक कार्यों को संपादित करते हैं। चौथा लिखा हुआ दोस्तों, कंपोस्ट का बनना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दोस्तों अगर आप कभी ध्यान दिए हो, जहाँ पे बहुत सारी जैसे गोबर की जो खाद जहाँ पे बनती है, अगर कभी आप ध्यान दिए हो, जब उसके ढेर में आप हाथ डालेंगे तो आपको बिल्कुल ही गर्म लगेगा। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ पे जो कंपोस्ट बन रहा होता है वो भी एक कैसा एग्जाम्पल है, ऊष्माक्षेपी। यानी उस दौरान भी क्या होता है, जब उस जैविक कचरे का अपघटन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे सूक्ष्मजीव होते हैं जो क्या करते हैं, ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं इस दौरान। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कंपोस्ट का बनना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए दोस्तों, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं, जैसे ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकलती है उन अभिक्रियाओं में, और ऊष्मा शोषी यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनको हमको कराने के लिए क्या होता है, ऊष्मा देनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे जहाँ आप रिएक्शन करा रहे हैं कैसे पता चलेगा ऊष्मा शोषी है या ऊष्माक्षेपी है, तो जब आप बीकर को छुएंगे ना, अगर तो ये आपको गर्म मिला तो आप समझ जाइए क्या है, ऊष्माक्षेपी है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ये सिस्टम से आसपास की जो एनर्जी होती है, ये रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए यहाँ से क्या करता है, सब एनर्जी को खींच लेता है। ठीक है, बहुत सारे रिएक्शन में ऐसा होता है, तो इन रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए अवक्षेपण अभिक्रियाएं। देखिए अगर आपको इसका एग्जाम्पल लिखना हुआ तो आपने जो वियोजन अभिक्रियाओं में देखा है, तो वियोजन अभिक्रियाओं को आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक, अवक्षेपण अभिक्रिया, जिन रासायनिक अभिक्रिया में, देखिए इसके नाम से ही सारे डिफिनीशन है, जिन रासायनिक अभिक्रिया में किसी अवक्षेप पदार्थ का निर्माण होता है तो हम क्या कह देंगे, ये अवक्षेपण अभिक्रिया है। अवक्षेप क्या होता है, जल में अघुलनशील पदार्थ होता है, पहले भी आपको बता दिया है कि अवक्षेप क्या होता है, जल में अघुलनशील पदार्थ। जैसे ये आपका लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल की सोडियम सल्फेट और क्या है ये बेरियम क्लोराइड, दोनों की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट। ये देखिए सफ़ेद कलर का, इसी का अवक्षेप पहले भी आप रिएक्शन देख चुके हैं, और सोडियम सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, अपचयन और उपचयन। दोस्तों सही बताओ तो मुझे भी नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है हमेशा, तो मैं क्या करता हूँ, इसका इंग्लिश नाम याद करके रखता हूँ। ठीक, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन में वृद्धि। ठीक, जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन में वृद्धि। अब ऑक्सीजन में वृद्धि या फिर हो सकता है हाइड्रोजन में कमी, ये देखिए दूसरा पॉइंट लिखा है हाइड्रोजन में कमी, और हाइड्रोजन में कमी मतलब इलेक्ट्रॉन में कमी। तो ऑक्सीडेशन क्या होगा हमारा, ऑक्सीडेशन हम कब बोलेंगे, जब ऑक्सीजन में वृद्धि ना, और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन में कमी। और रिडक्शन किसे बोलेंगे, ऑक्सीजन में कमी और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन में वृद्धि। जब ये चीज़ें हमको किसी भी रिएक्शन में दिखाई देंगे तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी कि उपचयन और अपचयन। मैं हिंदी नहीं बोलूँगा, आप देख लीजिएगा। ठीक, तो पहले ऑक्सीडेशन की डिफिनीशन देखते हैं हम लोग कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें शामिल किसी पदार्थ में, यानी कि अभिक्रिया में शामिल जो पदार्थ है, हमेशा अपचयन और उपचयन हम किस में देखेंगे, अभिकारक का ही देखेंगे, कभी गलती से उत्पाद साइड में मत देखने चले जाना। ठीक है, हम अभिकारक में देखेंगे। तो अगर अभिकारक में जो शामिल है पदार्थ, अगर उनमें हम ऑक्सीजन की वृद्धि होते हुए देखेंगे ना, ऑक्सीजन की या तो वृद्धि हो रही हो या तो हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा हो, तो हम क्या कहेंगे कि उस पदार्थ का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर उसी अभिक्रिया में जो शामिल पदार्थ हैं, अगर उसमें ऑक्सीजन की कमी हमको दिख गई और हाइड्रोजन की फिर वृद्धि दिख गई, या तो ऑक्सीजन की कमी या फिर ऑक्सीजन की वृद्धि होते हुए दिखेगी, तो हम क्या बोलेंगे कि उस पदार्थ का क्या हो रहा है, उपचयन हुआ है, यानी कि उस पदार्थ का रिडक्शन हुआ है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, और हमको अपचयन उपचयन अभी मैंने आपको बताया कि हमेशा कहाँ पे देखना है,
सिर्फ और सिर्फ अभिकारक में। तो अभिकारक में यहाँ पे Cu है, यहाँ पे O है ना। तो यहाँ पे देखते हैं हम, तो Cu में क्या हुआ है, Cu के साथ यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो ऑक्सीजन आके जुड़ गई है, यानी यहाँ Cu अकेले था, यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गई है, यानी इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे Cu में ऑक्सीजन थी, Cu में ऑक्सीजन थी, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो Cu क्या हुआ है, अकेले है, ऑक्सीजन यहाँ से निकल गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, Cu का क्या हुआ है, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन यानी इसका दूसरा नाम होता है अपचयन उपचयन अभिक्रिया। ठीक, तो जिन अभिक्रियाओं में अपचयन और उपचयन एक साथ होता है, यानी कि जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होगा, एक साथ होगा, उन अभिक्रियाओं को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, यानी उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे ये एक रिएक्शन लिखी हुई है, इसमें जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO, यहाँ पे देखेंगे तो जिंक से ऑक्सीजन गायब हो गई है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक, और यहाँ पे कार्बन में कौन आ गया है, ऑक्सीजन आ गया है, यानी कि कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो हमेशा दो ही चीज़ याद रखना है कि आपको ये देखना है अभिकारक में किस में ऑक्सीजन जुड़ रहा है या हाइड्रोजन कम हो रहा है, या फिर किस में हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन कम हो रहा है। ठीक है, इसमें कभी गलती से उत्पाद साइड में नहीं देखना है। और जब एक ही रिएक्शन में दोनों चीज़ें होंगी, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, तो हम ऐसी रिएक्शन को क्या बोल देंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। दोस्तों आप इनकी परिभाषा याद रखेंगे और एक एक एग्जाम्पल बिल्कुल इसका याद रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी देखते हैं MnO2 और HCl। तो हमें अभिकारक में ही देखना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका वो हो रहा है। तो MnO2, सबसे पहले MnO2 से क्या हो रहा है, MnO2 में से क्या हो रहा है, आप देखेंगे तो ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ऑक्सीजन निकलने को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक, और HCl, ठीक, HCl जो है वो हमारा इसमें क्या हो रहा है, HCl, यहाँ से आप ध्यान से देखिए, HCl से हाइड्रोजन निकल गई और क्लोरीन यहाँ पे क्या बन गया है, क्लोरीन गैस बन गई है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन की कमी हो रही है, तो यानी कि ये ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन। हमेशा ऑक्सीडेशन आपको ऑक्सीजन का वृद्धि ही थोड़ी मिलेगा, हाइड्रोजन की कमी भी तो होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, अगला आपको जो मैंने पहले ही चैप्टर में बताया था कि श्वसन क्या होता है, एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, तो श्वसन रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो आप देख लीजिए श्वसन रेडॉक्स रिएक्शन कैसे है। श्वसन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, ये आपको लाइन ही याद रखनी है क्योंकि ये आपके टिक करने वाले में आ सकता है। तो श्वसन रेडॉक्स रिएक्शन है, इसका मतलब श्वसन वाली रिएक्शन ये जो लिखी हुई है इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और रिडक्शन भी हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कहाँ पे क्या हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे O वाले से देखते हैं, ये ऑक्सीजन से देखते हैं, तो ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुड़ रही है, जो हाइड्रोजन जुड़ने को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और अगर और यहाँ पे आप देखेंगे CO2, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी हो रही है, तो जब हाइड्रोजन की कमी होती है तो हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ये आप देख सकते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को तो हमने पढ़ लिया, लेकिन दोस्तों दैनिक जीवन में हमारे ऑक्सीडेशन बहुत हमें प्रभावित करता है। तो कैसे प्रभावित करता है उसको चलिए हम देखते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन का ही परिणाम होता है क्या, संक्षारण। ये ऑक्सीडेशन के कारण संक्षारण होता है और विकृत गंधिता, ये दोनों हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो संक्षारण क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं जब धातुएं, यानी कि जो धातुएं होती हैं वो अम्ल, आर्द्रता आदि, यानी कि आर्द्रता का मतलब होता है नमी, यानी कि वायु में जो नमी होती है जब उसके संपर्क में आती हैं तो वो धीरे धीरे धातुएं क्या होती हैं, क्षयित हो जाती हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, लोहे पर जंग लगना एक कैसा एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन और संक्षारण का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आप देखिए जंग का फार्मूला लिखा हुआ है, यानी कि जो जब हम लोहे को खुले आसमान में रख देते हैं तो ये ऑक्सीजन और नमी इन सब के साथ क्या होता है, रिएक्शन करके ये जंग बना लेता है, जो कि कैसा होता है, लाल भूरे रंग का होता है। ये आप याद रखेंगे। अब दूसरा, ये धातुओं के ऊपर होता है, तो चांदी भी तो धातु है, तो चांदी के ऊपर आपने सुना होगा घर में कहते हुए कि चांदी हमारी काली पड़ गई, यानी कि चांदी के जो सामान थे वो काले पड़ गए। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वायुमंडल में जो सल्फर है, वायुमंडलीय गैस में जो सल्फर है, ऑक्सीजन है, जब इससे रिएक्शन होती है तो ये क्या बनाता है, चांदी सिल्वर के साथ, ये सल्फर के साथ जुड़ जाती है, जिससे वो क्या हो जाती है, काले रंग की हो जाती है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, काले रंग का हो जाता है। ठीक है, अब तांबा भी हमारा एक क्या है, धातु है। तो तांबे में भी आप देखोगे, तांबे के जो घर में बर्तने वगैरह होते हैं उसका आप देखेंगे हरे हरे रंग का परत चढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि वायुमंडल में जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और ये जो नमी है, जब इनके साथ ये रिएक्शन करती है तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड यानी कि और कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, यही होता है जो क्या होता है, ये हरे रंग का होता है।
कौन सा होता है, हाइड्रोक्साइड नहीं हरे रंग का होता है, ये जो कॉपर कार्बोनेट है ये क्या होता है, हरे रंग का यही होता है, इसी की परत चढ़ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब संक्षारण से बचाव के उपाय। ठीक है, तो बचाव के उपाय बिल्कुल आसान है कि हमको ऑक्सीडेशन से बचाना है, यानी कि नमी उमी में आने से उसको बचाना है, यानी कि धातुओं को वायु और नमी से बचाकर संक्षारण से बचाया जा सकता है। अब नमी और इससे कैसे बचाते हैं, तो हमको तो सबसे आसान है पेंट लगाते हैं। देखेंगे आप पेंट लगा दिए तो जो बाहरी वायु से लोहे का संपर्क टूट जाता है। आप ग्रेस लगा सकते हैं, तेल लगा सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आप जब लगा देंगे तो क्या होगा, नमी जो या वायु में जो नमी और जो अन्य गैसें वो लोहे या धातुओं के साथ रिएक्शन नहीं करने पाएंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि आप पायल के ऊपर ग्रीस लगा घूमेंगे और तेल लगा घूमेंगे, नहीं ना। ठीक है, तो सही चीज़ों मतलब हर जगह पे हर चीज़ को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब जो है लोहे की खिड़की वगैरह जो जालियाँ या लोहे हैं उस पर आप पेंट करिए, ये सब ग्रीस लगाइए, तेल लगाइए, सब वहाँ अच्छा लगता है। ठीक है, दूसरा यस्दीकरण है जिसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, हम धातु को और मजबूत भी बना सकते हैं, या उस पर नहीं, धातु के ऊपर कुछ जो है दूसरी धातु का परत चढ़ा दें जिसपे जंग कम लगती है। जैसे हम जिंक की परत चढ़ा देते हैं किस पे, लोहे या स्टील के ऊपर, लोहे या स्टील के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देंगे तो यानी कि इसका यस्दीकरण गैल्वेनाइजेशन कर दिया। दूसरा होता है विद्युत लेपन। ठीक है, धातुओं के ऊपर हम क्या करते हैं, देखिए विद्युत लेपन किसका करेंगे, विद्युत लेपन का मतलब क्या होता है, एक दूसरी किसी परत का लेप देना। यानी जो धातुएं हैं जब हम उसके ऊपर क्रोमियम या फिर निकिल या फिर टिन, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इन तीनों की एक एक परत चढ़ा देते हैं। तीनों का अलग अलग चढ़ाना है, जैसे किसी धातु पे क्रोमियम का, किसी पे निकिल का, किसी का टिन का परत हम चढ़ा देंगे तो हम क्या कहेंगे, हमने विद्युत लेपन किया हुआ है। ये विद्युत लेपन से ही चढ़ेगा भी। ठीक, क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि ये जो धातु है ये अधिक प्रतिरोधी होती हैं, ये आसानी से रिएक्शन नहीं करेंगी ना, और धातु जो हमारी रहेगी वो ज़्यादा क्रियाशील रहेगी, कम रेजिस्टेंट रहेगी, तो वो जल्दी से संक्षारण में आ जाएगी। ठीक, और तीसरा उपाय है हमारे पास मिश्र धातु को बना लेना। जैसे लोहे को डायरेक्ट लोहा ही नहीं बनाना, लोहे में क्रोमियम मिला के हम क्या बना सकते हैं, स्टेनलेस स्टील। आप देखे होंगे घरों में जो स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन होते हैं उनमें जंग नहीं लगती, क्यों, क्योंकि वो लोहा ही है तो लोहा ही, लेकिन उस लोहे पे में क्या मिलाया गया है, क्रोमियम को मिलाया गया है, जिससे वो क्या हो जाता है, मिश्र धातु में बदल जाती है, जिसपे कि संक्षारण का वो कम होता है। अगला देखते हैं हम लास्ट टॉपिक, विकृत गंधिता। देखिए विकृत गंधिता क्या होती है, इसके नाम से ही पता, विकृत का मतलब अजीब सा गंध ना। जब वसायुक्त या तैलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है तो वे क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, जिससे उनका स्वाद और गंध दोनों बदल जाता है। इसे ही हम क्या कह देते हैं, विकृत गंधिता। अब इसको बचाने के उपाय, जैसे आप देखे होंगे, मान लीजिए आप बाज़ार से समोसा लेके आए और उसको 30 दिन खाए नहीं, रख दिए, तो ज़्यादा बता दिए, 3 दिन में भी वो ख़राब हो जाएगा। धीरे धीरे 30 दिन में जाए एकदम सड़ा हुआ स्मेल करेगा ना। भटूरा लेकर आए, रख दिए हैं, भूल गए खाने के लिए, तो क्या होगा, उसमें से अजीब सी स्मेल आएगी। ठीक है, अजीब सी स्मेल आएगी, तो इसी को हम क्या कहेंगे, विकृत गंधिता। अब इसके बचाव के उपाय भी हैं ना, तेलीय आइटम, इन सबको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें प्रति ऑक्सीकारक यानी कि ऐसी चीज़ें मिलाएंगे जो उसको ऑक्सीडेशन होने से बचाएंगे, या फिर उसे वायुरोधी बर्तन में रखें। वायुरोधी में रहेगा तो वायु उसमें जा नहीं पाएगी, वायु जाएगी नहीं तो वायु से उसका रिएक्शन होगा नहीं, जिससे वो ज़्यादा दिनों तक जो है वो बची रहेगी। तीसरा काम हम क्या कर सकते हैं, चिप्स। अब देखिए, एक आपने देखा होगा बाजार से आप चिप्स लाते हैं तो क्या कहेंगे, चिप्स का पैकेट लाए 5 रुपये का, उसमें चिप्स तो थोड़ा सा है और बाकी सब भरा हुआ है हवा ना। वो हवा नहीं होता, वो क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। यहाँ से इस चिप्स में बनाते समय क्या करते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन निकाल देते हैं। ऑक्सीजन निकाले क्यों, ताकि वो जो हमारा उसमें, अब चिप्स है तो चिप्स फ्राइड है ना, तैली है, उसमें ऑक्सीजन से अगर रिएक्शन हुई तो जल्दी से ख़राब हो जाएगा। तो उसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन से कम क्रियाशील गैस जो कि हमारा है नाइट्रोजन, जब हम उसको भर के तब पैक करते हैं, ताकि वो हमारा चिप्स का पैकेट जो है वो लंबे समय तक ख़राब ना हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये था आपका पूरा चैप्टर। दोस्तों अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों अभी मैं नया चैनल बना रहा हूँ, ठीक है, इस पर मैं आपको क्लास 9th और 10th का पूरा साइंस और मैथ, पूरा का पूरा टॉपिक, पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर और जो आप कहेंगे उसको मैं बिल्कुल आसान शब्दों में कराने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों मेरा भी सहयोग कीजिए। अगर मुझे कुछ बोलने में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत इधर हुआ उन चीज़ों को इग्नोर कीजिए। मेरा लाइफ का ये पहला ही लेक्चर है, मैं पहला ही लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और पढ़ाने का मुझे एक्सपीरियंस पिछले 3 साल का है, लेकिन मैं ऑफलाइन कोचिंगों में पढ़ाया करता हूँ। ठीक है, तो ये मैं अपना खुद का एक चैनल बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हुआ तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते हैं तो मैं जल्द ही इस
अगले वीडियो में आपको प्रश्न उत्तर और नेक्स्ट चैप्टर और साथ ही मैथ के टॉपिक्स शुरू करूँगा, मैथ के टॉपिक्स भी शुरू कर दूँगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।